हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे यस स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे हम सभी टीचर्स एकदम अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो सभी 5 सब्जेक्ट्स है। ग्रुप बी के लिए स्पेशली हम लोगों ने प्रॉपर वे में डिजाइन किया है पूरे सिस्टम को, जिसमें आपको 5 टीचर्स हैं। 5 टीचर्स अपना अपना अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और कह सकते हैं कि वो टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक तरीके से एक्सपर्ट्स हैं। इट मीन्स व्हाट, सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका कोई भी छोटे से छोटा डाउट होगा वो हमको कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा। हम लोग पहले से ही उस डाउट को क्या करके चलेंगे, क्लियर करके चलेंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी क्या ना आए, परेशानी नहीं आए पूरे सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स गेन करना है, ये सारा कुछ आपको टाइम टाइम पे स्टूडेंट्स गाइड किया जाएगा। जिस तरीके से आपको बताया जाए, हम लोग चाहेंगे कि आप उस तरीके से अच्छे से क्या कीजिएगा, परफॉर्म कीजिएगा। आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट में जैसे आपको क्या चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एक तो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि सब्जेक्ट्स टाइम पे कवर होना चाहिए, कि तभी तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा ना। सेकंड पॉइंट है कि उसको प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अगर जैसे कोई बच्चा क्लास किसी दिन नहीं लेता है तो उस दिन उसको वो क्लास अवेलेबल होना चाहिए किसी भी माध्यम से। तो स्टूडेंट, जो हम लोग लाइव ले रहे हैं, जैसे अभी तो यूट्यूब पे हमारा सभी टीचर्स का लाइव आ रहा है। आफ्टर दैट सारा हमारा प्रोग्राम कहाँ पे, हमारा जो ऐप है द पॉलिटेक्निक क्लासेस का जो ऐप है, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास नहीं ले पाएगा तो सारा आपको अवेलेबल है। कंटेंट एकदम सॉलिड कंटेंट रहेगा। आपको जिस इंस्टीट्यूट से आपको मन करेगी यार ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप उससे कंपेयर कीजिएगा तो आप अपने को 19 नहीं पाइएगा, हम कहेंगे आप 21 ही रहिएगा। इट मीन्स व्हाट कि आपका जो कंटेंट है वो किसी से भी कम नहीं रहने वाला है। जब भी आपका लेक्चर्स होगा, लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद में बच्चों आपको सब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे भी आपको जो ऐप में जाएंगे वहां पे आपको सारा पूरा, जैसे अगर आप साथ साथ में नहीं लिखते हैं कि सर सिर्फ हमको तो समझना है, हम बाद में लिखेंगे, तो आपको जो हम लिखा रहे हैं, जो आपको जो भी एक एक पॉइंट लिखाया जाएगा, इस सब का पीडीएफ आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। आपका जब मन करे तब आप कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि अब आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ में जुड़िए और फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप अपने मार्क्स को गेन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप शुरू से ही अगर मोर देन 650 मार्क्स लेकर के चल रहे हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा जो, जैसे जनरली हम लोग बिहार में देखते हैं कि बहुत सारी जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकलता है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो जॉब होता है वो कभी भी एग्जाम बेस्ड नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ऑलवेज मार्क्स बेस्ड होता है। मार्क्स कितना आपने डिप्लोमा में गेन किया है उसके बिहार पे ही आपको जॉब मिलेगा। जैसे अभी अगर हम लोग लेटेस्ट एक जॉब बताते हैं आपको, जो अभी ही 2 महीने पहले ही जॉब निकला है बिहार में, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स, क्योंकि ग्रुप बी में सिविल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं। तो जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं उनको लिए वैकेंसी निकला एलआरसी में, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं उनका जॉब निकला डीआरडीओ में, तो उनका है एग्जाम बेस्ड जॉब था। और जो सिविल वालों का है वो था मार्क्स बेस्ड जॉब था। अब मार्क्स बेस्ड जॉब में बताइए कौन जॉब ले पाएगा, जिसका मार्क्स अच्छा होगा वही बच्चा ले पाएगा ना। अब आप शुरू से ही रह गए सोते हुए तो बाद में आपके जगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तब तक क्या हो चुका होगा, मेला उठ चुका होगा, वहां से मेला हट चुका है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आपको एलआरसी डिपार्टमेंट में जाना है या फिर अभी भी बहुत सारे गेस्ट, जैसे गेस्ट में या फिर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसीज निकलती रहती हैं, स्पेशली इन बिहार गवर्नमेंट, तो आपको अगर उसमें अपना जॉब लेना है तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको अच्छे से लगना पड़ेगा। आप सोचे कि नहीं पहले सेमेस्टर में मजे लूंगा समझूंगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी बच्चों। इसलिए हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने एकदम प्रॉपर टीम आप लोगों के सामने बना करके लेकर के आए कि एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना किसी भी टीचर के लिए बहुत भारी बात नहीं होती है। तो इसलिए बहुत अच्छे से आप लोगों को लेके जा रहा है। जो भी आपका फ्रेंड्स है आराम से वीडियोस देखिए, जब आपको मन लगे कि हाँ यार आई एम सेटिस्फाइड विद क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज, देन यू सब्सक्राइब
और परचेज द कोर्स आराम से। ऐसा नहीं है कि खबर धबर में ले लिए हैं फिर बाद में आपको लग रहा है यार ये तो अच्छा नहीं था। आराम से देखिए 1-2 दिन, उसके बाद में आप लीजिए। कोई भी दिक्कत है सर के साथ में शेयर कीजिए कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम है, हमारी क्या हेल्प हो सकती है, कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपको दिया जाएगा, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं शुरू से ही अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। माय नेम इज भूपेंद्र कौशिक, ठीक है। मैं स्पेशली सिविल जो क्लासेस होती हैं उसको मैं पढ़ाता हूं। सिविल इंजीनियरिंग का ज्यादातर अगर आप अपने 6 सेमेस्टर में जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं या 4th सेमेस्टर में, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं कि भूपेंद्र सर सिविल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छे खासे हमने एग्जाम्स को क्वालिफाइड किया है। जितना भी रिटन एग्जाम्स है, चाहे आप बीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, बीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का, राजस्थान का, झारखंड का, हाँ थोड़ा दिक्कत रहा है इंटरव्यू में, पता नहीं शायद टीचिंग मेरा भगवान ने सोचा है कि टीचिंग में ही रहे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो बीटेक एमटेक है, कोई उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। उसके बाद में खूब सारा टीचिंग एक्सपीरियंस है। चंडीगढ़ में मैंने खूब अच्छे से 3-4 साल पढ़ाया बच्चों। गेट एंड जेईएसजे को मोर देन 100 जेई को अभी तक हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। मोर देन 100 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने जेई बनाया है। बहुत सारे बच्चों को आज पंजाब सरकार में जो एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, एज ए जूनियर इंजीनियर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं आपको हर तरीके का एक्सपीरियंस मिले इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको जॉब लेना है तो शुरुआत से ही कैसे प्रिपरेशन करना है, इसलिए हम लोग शुरुआत से बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को डीआरडीओ में जाना है, जो भी उनके डिपार्टमेंट में क्या निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर टाइम पे गाइड किया जाएगा कि भाई कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में कितना कट ऑफ जा रही है, कितना आपको किस किस सब्जेक्ट को शुरू से ही आपको बहुत ध्यान देना है। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कौन सा आपको बुक पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें आपको शुरुआत से बताई जाएंगी बच्चों। अगर शुरुआत से अच्छी रहेगी तो फिर एंड हमेशा अच्छा रहता है। शुरुआत जिसका गड़बड़ है उसको एंड सुधारने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप लोग सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हम लोगों के साथ में जुड़िए, आपको बहुत मजा आएगा। पढ़ने में तो दिक्कत ही नहीं होने वाली है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक क्वेश्चन को 10 बार कहेंगे, 10 बार समझाएंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको लगेगा सर इतना पढ़ाया जाता है कि डिप्लोमा। आपने पढ़ने से नहीं भागना, बस पढ़ने से मत दौड़िएगा, अदरवाइज उस दौड़ का कहीं भी अंत नहीं होगा। आपने जबरदस्त डट करके मुकाबला करना है, एक एक क्वेश्चन को बार बार अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, जैसे मेरा टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, बाकी सभी टीचर्स आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे आकर के, तो मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग समझते हैं कि वाई वी स्टडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन आवर फ्यूचर में इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, स्पेशली ऑल स्टूडेंट्स, नॉट फॉर ओनली सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर्स। सब ज्यादातर लोगों के माइंड में रहता है, अभी से ही आपके दिमाग में भर दिया जाएगा यार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे काम कर रही है, हमको तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है माय डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके मैं आपको कुछ एस्पेक्ट्स बताना चाहता हूं कि क्यों आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है इन योर फ्यूचर लाइफ। आपको आगे चल के क्या इसका इंपॉर्टेंस होगा, ये सारी चीजें आपको आगे मिलने वाली है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग आपको बताना चाहते हैं, जस्ट वेट इट। जैसे अभी आप क्या करेंगे, अभी आपने क्या किया, डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे तो आपके पास बचो 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, यू हैव 2 ऑप्शंस। क्या कर सकते हैं आप, देखिए एक तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने आपको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि नहीं सर हमको तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है आफ्टर जस्ट डिप्लोमा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि हमको सर अभी हायर स्टडी करना है। जैसे हायर स्टडी करना है, मैं आपको बताता हूं क्यों स्टडी करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका डिप्लोमा ओनली 17 ईयर्स में ही कंप्लीट हो रहा होगा। इसमें होगा 17 ईयर्स में ही क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अभी जैसे हमारे 6 सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चा है जो 17 साल का है, उसका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, वो 18 ईयर्स है। अब बताओ, अब आप इस 1 साल में क्या करिएगा, जिस भी स्टूडेंट्स का 17 से 18 में 1 साल का गैप है, वो क्या करेगा, उसके माइंड में आएगा चलो मैं प्रिपरेशन कर लेता हूं।
किसी स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि मैं ऐसा करता हूं, मेरा डिप्लोमा तो हो चुका है, अगर मैं डिप्लोमा के बाद बीटेक करता हूं तो मेरा तो 3 साल का बीटेक है और 1 साल मेरा बीटेक यहां से हो जाएगा तो मेरे 2 साल बचेंगे, चलिए मैं बीटेक कर लेता हूं। तो उस केस में स्टूडेंट्स, जैसे अब आपको बीटेक करना है तो बीटेक करने में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है देखते चलिए ध्यान से कि सर एक तो मैं प्राइवेट कॉलेज से कर सकता हूं, यस और नो, प्राइवेट कॉलेज से कर सकता हूं, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज में जितना भी क्या आता है आपका, बिहार का जितना भी गवर्नमेंट का कॉलेज है बिहार का, तो उसमें अच्छा खासा सीट है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आई थिंक 200 अप्रोक्सीमेट सीट है, सिविल में भी अप्रोक्सीमेट 200 समथिंग सीट है, तो आप लोगों के पास एक सफिशिएंट सीट है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अपना फर्दर एजुकेशन करना है कि हमको तो गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे बहुत फेमस कॉलेज है जैसे MIT मुजफ्फरपुर टॉप नंबर 1 कॉलेज चलता है स्टूडेंट, उसके बाद है BCE भागलपुर नंबर 1 सेकंड नंबर पर आता है, उसके बाद है गया इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है ना, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 to 6 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पे जब आप जाएंगे ना तो आपका और जो आपके दोस्त है उन सबका एक ही ड्रीम रहता है, किसी भी तरीके से हमको गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना है। वहां पे बच्चों का यही ड्रीम रहता है, वो थोड़ा सा हायर लेवल सोचते हैं, या हमको यूपीएससी क्वालिफाइड करना है, ESC जिसमें इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है, या फिर हमको बिहार में जब BPSC का एग्जाम होगा, या फिर स्टूडेंट जैसे बिहार में ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट्स है वो अपने ही कॉलेज में आने वाले टाइम में लेक्चरर बन सकता है, बहुत अच्छा एक ग्रेड जॉब होता है, अच्छा खासा सुविधा है, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ाओ लिखाओ और मस्त रहो। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए बिहार में गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बस उसको अपने आप को सही से डील करना है। ऐसा नहीं है कि बस डिप्लोमा करके ही बैठ गए, बैठना नहीं है भाई, आगे क्या करना है, अपने फर्दर एजुकेशन को बढ़ाओ और साथ साथ में प्रिपरेशन करते रहो। तो उस सब टाइम में अगर आपको इन सभी कॉलेजेस में जाना है तो अगर आप सोचें कि बिना मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से चला जाऊंगा तो ये अपने आप में सोचना क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बिना पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाई पढ़ना क्यों इस सब्जेक्ट को, क्योंकि जब तक इंपॉर्टेंस नहीं पता रहेगा सब्जेक्ट्स का तब तक मजा नहीं आने वाला है, नहीं तो आप उस सब्जेक्ट को हमेशा हल्के में लेंगे। अगर आपको इन फ्यूचर बिहार में ही एज ए लेक्चरर जॉब करना है तो जस्ट आपको बीटेक करना पड़ेगा। आफ्टर बीटेक एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर कीजिए और आराम से ए ग्रेड जॉब है भाई, समझ रहे हैं ना। ए ग्रेड जॉब का मतलब समझते हैं, सेम सैलरी रहता है जो एक IAS IPS और इन सब का सेम सब कुछ रहता है, बस यही एक टीचिंग डिपार्टमेंट में, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। दिस इज द सिंपल डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सैलरीज है, सुविधा है, सब कुछ सेम रहता है। तो अगर आपको लेना है जॉब कि नहीं यार मेरे को तो लेक्चरर बनना है, मेरे को प्रोफेसर बनना है, तो उस केस के लिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आता है। एक तो इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स ये हो गया। अब जैसे आपका क्या है, जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे किसी को DRDO में जाना है, या फिर बहुत सारी वैकेंसीज निकलते हैं स्टूडेंट्स RRB JEE, ठीक है। RRB JEE में क्या होता है, अभी थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया हुआ है, प्लीज रिमेंबर। RRB में 2 एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स, 2 एग्जाम्स होते हैं RRB में, एग्जाम 1 और एग्जाम 2। तो जो एग्जाम 1 है इसमें टेक्निकल नहीं आता है, इसमें सिर्फ नॉन टेक आता है स्टूडेंट्स, ओनली इसमें नॉन टेक आता है। तो उस केस में हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी कुछ पोर्शंस वहां पे आता है। अब बताओ, जब तक आप एग्जाम टायर 1 को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको टायर 2 में कोई भी आपको बैठने नहीं देगा। यस, टायर 2 में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सब्जेक्ट आएगा, कुछ और सब्जेक्ट्स आते हैं, परंतु मेन जो रोल रहता है वहां पे वो कोर सब्जेक्ट्स का रहता है। परंतु जो कोर टायर 1 है इसमें कोर सब्जेक्ट का कोई लेना एक ना देना 2 होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, टोटली इंपॉर्टेंस कहाँ पे रहता है, सेकंड चैप्टर में रहता है। अब आपको किसी भी तो जॉब में जाना है ना, या तो आप हायर एजुकेशन में जाएंगे या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, तो बिना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आपका कुछ भी पॉसिबल नहीं। ये आपने सोच लेना है ध्यान से, आपको हर चीज में जाना ही पड़ेगा। इसलिए समझे स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, कोई भी दिक्कत आए कुछ भी आए, इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बता दिया जा रहा है कि बिना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हमारा कोई भी काम पॉसिबल नहीं होने वाला है। क्लियर हुआ आपको? इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप आराम से पूछ सकते हैं कि सर हमारे को इस तरीके से शुरुआत से प्रिपरेशन करिए। पहले दिन से प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत आगे जाइएगा।
आपके माइंड में एक गोल सेट कर लिया है कि मेरे को इस जगह तक पहुंचना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बाद में किसी फ्रेंड से पता चलता है तू ये कर सकता था, तू वो कर सकता था, तो उसमें वो बच्चा जो है ना अपना 100% नहीं दे पाता है। और जहां पे हम लोग 100% नहीं दे पाएंगे ना, वहां पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स रहता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए अपने सब्जेक्ट को शुरुआत से बनाने के लिए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, कि हमको अभी तो पढ़ना ही है फर्स्ट सेमेस्टर में, आफ्टर दैट आफ्टर डिप्लोमा इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर आपको उस दिन प्रॉब्लम्स को कम करना है तो आज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आज अच्छे से पढ़ लिए तो उस दिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट टाइम ओनली रिवीजन इज सफिशियंट। रिवीजन से ही आप अपना क्या कर लीजिएगा, काम कर लीजिएगा। तो बच्चों जो भी आपके लिए सुविधा है वो सारी सुविधा आपको यहाँ पे पहुंचाई जाएगी। पहला नंबर है आपको जो लाइव लेक्चर्स है, यहाँ पे सारे लाइव लेक्चर्स होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, ठीक है ना, लाइव लेक्चर्स हैं। सेकंड आपको यही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेगा पूरा की पूरा सिस्टम। थर्ड आपको स्टूडेंट्स क्या मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। फोर्थ आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका टेस्ट होगा। और लास्ट जब बिफोर एग्जाम आपको जितना भी प्रीवियस, ठीक है ना, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चंस है सभी को, चाहे वो 4 मार्क्स है, 6 मार्क्स है और एमसीक्यूज है, ठीक है, एमसीक्यूज हो गया। और उसके बाद आपका है 4 मार्क्स, उसके बाद है बच्चों आपके पास 6 मार्क्स, क्वेश्चन को सभी को सॉल्व कराया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं ये मेरी साइड से होने वाली है पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। और सभी टीचर्स का सेम ही सिनेरियो रहता है, सभी टीचर सेम फॉलो करते हैं, ठीक है। सभी लोग जैसे जिसका भी लाइव है, जो जैसे मैथमेटिक्स का भी लाइव है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी लाइव है, बाकी शायद आई थिंक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो उसके जो भी डाउट्स है वो सारे लाइव होंगे आपके, ठीक है। पीडीएफ नोट सभी से मिलेगा आपको। टेस्ट जो है टाइम पे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सभी का होगा, प्रॉपर वे में होगा, आप अपना टेस्ट दीजिए। और जब लास्ट आ रहा होगा आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट आपको प्रीवियस ईयर 2017 से लेकर के 2022 तक के जितने भी पेपर्स होंगे, जितने भी पेपर्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपको बोर्ड पे आकर के, लाइव आकर के, यूट्यूब पे आकर के आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। और ऐप पे आपको पहले से सारा मटेरियल दे दिया जाएगा। तो इसमें अगर कोई भी दिक्कत है स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी जानना है, आप पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट मैं सिलेबस डिस्कशन करना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिलेबस डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना क्या क्या है। ये हमारा पूरा पूरा सिस्टम है कि हम लोग क्या देने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में सभी टीचर्स इसी पे ही वर्क करने वाला है, ऑल टीचर्स इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। हाँ ये है कि कुछ सब्जेक्ट का लाइव है, कुछ सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड है। पर जो लाइव है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको टोटली लाइव मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने उस लाइव क्लास को अटेंड नहीं किया है तो उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उसको कुछ देर के बाद मिल जाता है, ठीक है, ऐप पे ही मिलेगा, सेम क्लास मिलेगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर मैं लाइव में नहीं जुड़ पाया, मेरा कॉलेज था, स्कूल था, मैं बीमार था, ये था वो था, तो आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। कोशिश करिए कि उस वीडियो को उसी दिन देखने का, क्योंकि अगले दिन क्या पता उससे रिलेटेड टॉपिक आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो ये सारा था स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपने चलते हैं सिलेबस पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस है, अब हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। दिस इज आवर सिलेबस। तो यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। देखिए जो हम लोग सब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो पहला सब्जेक्ट जैसे है मैथमेटिक्स 2, ठीक है ना, ये हमारे पास है अप्लाइड फिजिक्स 2, ये हमारे पास हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एंड लास्ट जो सब्जेक्ट है दिस इज आवर सब्जेक्ट, दिस इज माय सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखिए स्टूडेंट्स टोटल जो है सारा कुछ सेम है। हाँ इसका थोड़ा क्रेडिट इसमें जैसे कम दे रखा है, 0.3 है आपका, 0.4 मतलब 4 क्रेडिट किसको दिया, मैथमेटिक्स को दिया है। बाकी जैसे आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और आपका जो है अप्लाइड साइंस का 1 है, सिर्फ आईटी को 2 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको आईटी में ज्यादा भी मार्क्स लाते तो आपको जो है सीजीपी जो बनता है आपका एससीजीपी बनता है, तो उस पर बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु हाँ अगर मैथ में कम मार्क्स आएगा तो आपका सीजीपीए पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, सीजीपी अच्छे से नहीं बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं अपना सिलेबस को आगे देखते हैं। इसमें क्या है, क्या क्या हमारे को सिलेबस में दिया हुआ है, एकदम प्रॉपर वे में समझेंगे स्टूडेंट, आपको अच्छे से नोट्स मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए नोट्स के लिए। एकदम प्रॉपर वे में सारी चीजें कराऊंगा। बस कोई डाउट रहे तो प्लीज आप मेरे को बता दीजिएगा कि सर हमको ये वाला डाउट है, ठीक है,
क्योंकि डाउट तो आप ही लोग बताइएगा ना कि सर हमको ये डाउट है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी जानना है कि सर हमको ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट अगर आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं कि सर हमको ये चीज जानना है। यस और नो? चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए, आपको इसके लिए बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, क्यों परचेज करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से नाम से जो बुक्स आता है ना, हमारे को तो सिर्फ 5 चैप्टर्स दे रखे हैं, और वो 5 चैप्टर्स जनरली एक बुक में आपको नहीं मिलेगा। जो 5वां टॉपिक वो जनरली नहीं मिलता, इसलिए आपको बुक्स की जरूरत नहीं है। आपके लिए नोट्स ही सफिशियंट रहेंगे। जो हम आपको नोट्स लिखाएंगे, नोट्स ही सफिशियंट है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको एक सीट दे दिया जाएगा। उस सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपने उनको क्या करना, सॉल्व करना 1 बाय 1। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से क्या करना बच्चों, सॉल्व करना। उसके सोल्यूशन जो होगा, जो आपको हम पीडीएफ देंगे, उसका आपको वीडियो सोल्यूशन भी देंगे। वीडियो सोल्यूशन मतलब है कि आप कभी भी उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, जिस दिन आपको पीडीएफ मिलेगा, दैट टाइम सेम टाइम आपको वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, और उस वीडियो में सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा होगा। तो उस दैट टाइम अगर आपको प्रॉब्लम आता है, आप वीडियो ओपन करके देख लीजिए किसका सोल्यूशन कैसे सर ने किया है। आप आराम से चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे हमारे पास बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स, एंड हमारे पास स्टूडेंट्स फोर्स सिस्टम। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कह पा रहे हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या रिलीवेंस ऑफ द मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। जैसे पहला हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स ए ब्रांच ऑफ साइंस। मैकेनिक्स क्या है? ये एक तरीके का साइंस का ब्रांच होता है, जहां पे डील्स किया जाता है किसी भी, जब बॉडी पे क्या होते हैं, फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। कोई भी बॉडी है, अगर उस पर फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करते हैं। अब हम लोग समझेंगे आगे चल के कि व्हाट आर द इंटरनल, व्हाट आर द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है जैसे मेरे को कोई धक्का दे रहा है, अब मेरे को कोई धक्का मार रहा है, तो मेरे को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मेरे को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब यहां से मेरे को हटाने की कोशिश कर रहा है, उसी को बोलते हैं ना धक्का मारना। तो एक्सटर्नल जब फोर्सेस किसी भी बॉडी पे लगाते हैं, तो वो बॉडी अपने आप के बिहेव को कैसे चेंज करता है, इसी ही चीज को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट। जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, तो उस बॉडी के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, इसी ही चीज को हम लोग किसमें पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। उसके बाद जैसे हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बच्चों 2 पार्ट्स में हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट्स में बच्चों क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जैसे एक पार्ट में हमारे पास आता है बच्चों स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, बॉडी एट रेस्ट, मतलब बॉडी किसमें बच्चों, रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं, तो फिर क्या इफेक्ट्स पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टैटिक्स। ठीक है, बॉडी इन रेस्ट। एक होता है हमारे पास डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स का मतलब क्या मतलब होता है, डायनेमिक्स का सिंपल सा मतलब होता है बॉडी इन मोशन, कि बॉडी क्या है, मोशन में है। अब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, तो फिर हम लोग देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जो डायनेमिक्स है ना बच्चों, इस डायनेमिक्स को हमने 2 पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, अगर आप पढ़ करके आए होंगे, तो ये हमारे पास होता है बच्चों काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, और दूसरा होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 2 तरीके का हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है स्टूडेंट्स व्हाट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। तो फर्स्ट वन इज द स्टैटिक, सेकंड वन इज द डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है, बॉडी एट रेस्ट। कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है, अगर आप उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्सेस लगा रहे हैं, तो उसके इफेक्ट को हम लोग किसमें देखते हैं, स्टैटिक्स में देखते हैं। दूसरा है डायनेमिक्स, बॉडी इन मोशन, जैसे कार मोशन में है, अब उसमें क्या फोर्स लगा दे रहे हैं, उसमें टक्कर मार दे रहे हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें 2 तरीके का होता है, एक होता है काइनेटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उसमें हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि मोशन कैसे हो रहा है, उसमें कभी भी रीजन नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि मोशन किसके कारण हो रहा है। जैसे आप खुद से सोचो, आपने कभी खुद से सोचा होगा कि जैसे कार है, कार मूव कर रही है, कभी आपने सोचा कि ये मोशन किसके कारण कर रही है, कभी आप सोचते हैं, आप तो कभी नहीं सोचते हैं।
आप तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कार किस स्पीड से जा रही है, कार में क्या एक्सेलरेशन है, मतलब कार का जो वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या है हमारे पास, दूसरा कार कितने टाइम में वहां तक पहुंच रही है। कहने का मतलब हो गया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में कार वहां पे पहुंचती है, ये इन सब चीजों की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। बट इन केस ऑफ द काइनेटिक्स यहाँ पे हम लोग कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कॉज, CAUSE, कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। मतलब जो मोशन मतलब होता है गति, ठीक है ना, मोशन मतलब होता है गति, कि जो गति हो रही है या फिर जो मोशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो किसके कारण हो रहा है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं काइनेटिक्स में। और जो काइनेमैटिक्स होता है इसमें चर्चा की जाती है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन की चर्चा नहीं की जाती है, मतलब उसके बारे में किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा हम लोगों ने प्रॉपर डिटेल पढ़ना, जस्ट अभी सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो पहला था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टाइप्स 2 हो गया, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स आर 2 टाइप्स, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स, 2 तरीके का हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स 2 टाइप्स का होता है। काइनेटिक्स में कॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे विदाउट कॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन को नहीं जाना जाता है कि मोशन किसके कारण हो रहा है। चलिए उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जैसे स्पेस है, टाइम है, पार्टिकल्स क्या होता है। अब देखिए 2 तरीके का बॉडी है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या होता है 2 तरीके का बॉडी होता है, जैसे एक है फ्लेक्सिबल बॉडी, एक होता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है जब आप किसी भी बॉडी पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं आना। प्लीज रिमेंबर, किसी भी बॉडी में अगर कोई भी बॉडी है, सपोज दिस इज माय मोबाइल, अगर इस मोबाइल पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, पर इसके शेप में या फिर इसके जो है क्या कहते हैं वॉल्यूम में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आता है, तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड इज ए रिजिड बॉडी। अगर इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये अपनी शेप को चेंज कर ले रहा है, ठीक है ना, ये अपने शेप को क्या करता है, चेंज कर लेता है, या इसमें किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन आ जाता है। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन, ठीक है ना। जैसे डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसीलिए बच्चों एक एक शब्द को आपको तोड़ तोड़ करके बताया जाएगा। क्यों बताना है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो इंपॉर्टेंस समझाया है, ध्यान देखिए, जो अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंस समझाया है, गवर्नमेंट जॉब या फिर आपको जैसे हायर एजुकेशन में जाना है, दैट टाइम बच्चों बिना आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से नहीं कर पाइएगा। फिर हम आपको बोल दे रहे हैं पहले ही टाइम से, शुरुआत से आप पढ़िए, अच्छे से शुरुआत से आप पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारे पे है। इसका मतलब हमने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया है, अगर आप इधर उधर पढ़ करके फिर बाद में आइएगा तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जब हम आपको प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं तो आपको एक सही मुकाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनता है। अगर आप हमारे मुताबिक चले और आपने अचीवमेंट नहीं हासिल किए, दैट टाइम अब वो आपका फेलियर नहीं है, वो हम लोगों का फेलियर है, क्योंकि हम आपको प्रॉपरली गाइड नहीं किए। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको शुरुआत फर्स्ट डे से ही प्रॉपर वे में अपना अच्छे से स्टडी करना है, समझ रहे ना। आपको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा टीचर्स पे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे बच्चों ये हो गया हमारे पास रिजिड, जैसे डिफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे थे, चेंज इन डायमेंशन, क्या मतलब होता है, चेंज इन डायमेंशन। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द डायमेंशन, हमको तो ये भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पूछिए व्हाट इज द डायमेंशन। बेटा जो डायमेंशन होता है इसका मतलब होता है लेंथ, वेट, हाइट। क्या होता है बच्चों, इसका होता है जैसे लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, ठीक है ना, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशंस बोलते हैं। जब कोई भी आप क्या कर रहे हैं उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, अगर उसके कारण लेंथ में चेंज आ जाता है या फिर विड्थ में चेंज आ जाता है या फिर उसके थिकनेस में या हाइट में या डेप्थ में क्या आता है, चेंज आता है, तो उस टाइप के बॉडी को हम लोग कभी भी रिजिड बॉडी नहीं कह सकते। रिजिड बॉडी में कभी भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिजिड बॉडी बोलते हैं। और जो हमारे पास क्या है, अगर उसमें चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बॉडी या फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इन चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे। अब एक फ्लेक्सिबल बॉडी, व्हाट इज द फ्लेक्सिबल बॉडी। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, या जैसे आपको कभी कभी देखे ना, जब आप बहुत प्रेशर में रहते हैं, आपका कोई दोस्त यार थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहा कर, मतलब टेंशन आए तो उसको थोड़ा रिलीज कर दिया कर, मतलब है कि अगर उस बॉडी पे लोड आ रहे हैं तो वो बॉडी क्या कर रहा है, एडजस्ट कर जा रहा है, आफ्टर दैट फिर से वो अपनी शेप में, ओरिजिनल शेप को क्या कर ले रहा है, ये निकल ले रहा है। तो उस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी बोलते हैं।
उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज आर द टू टाइप्स। कोई भी क्वांटिटी होगा वो दो तरीके का होता है। अब आपके माइंड में आगे कौन कौन सा? पहला क्वांटिटी होता है माय डियर, पहले तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। यस और नो? आफ्टर दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर द टू टाइप्स। पहला है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप बात याद करिए, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको नेक्स्ट क्लास से अच्छे से प्रॉपर में लिखाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। अब बताओ क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? आप लोगों ने सभी ने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ठीक है ना, आर दोज क्वांटिटीज which have, ठीक है ना, which have only magnitude। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have only magnitude। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल जैसे डिस्टेंस। अभी मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिए ध्यान से। डिस्टेंस जैसे क्या हो गया? मास। जैसे क्या हो गया? एरिया। जैसे क्या हो गया? वॉल्यूम, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया? डेंसिटी, ठीक है, जैसे डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। नेक्स्ट जैसे स्पीड। उसके बाद हम लोग देखना चाहते हैं वर्क। उसके बाद है जैसे पावर। उसके बाद है हमारे पास एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद में प्रेशर, ठीक है। अब ये सब जितना भी क्वांटिटीज है, दीज ऑल आर द क्वांटिटीज आर व्हाट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी किसी फ्रेंड्स ने आपसे पूछा कि सपोज योर नेम इज सोनू, कि सोनू व्हाट इज योर वेट, तो आप क्या कहते हैं? जनरली हम लोग मास बताते हैं, परंतु बोलता वो वेट है, तो आप क्या बोलते हैं? 50 kg। क्या कभी आपने ये बताया अपने दोस्त को कि मेरा वेट जो 50 kg नॉर्थ डायरेक्शन में है, या मेरा 50 kg वेट साउथ डायरेक्शन में है, या मेरा वेट 50 kg ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में? आपने कभी ऐसे बताया क्या? नहीं। आपने सिर्फ क्या बोल दिया? 50 kg। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिर्फ एक क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड ही उसके बारे में बता दे रहा है। तो इसलिए अब हमें यहां पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए वो क्वांटिटी जिसके सिर्फ वैल्यू से ही उसके बारे में पता चल जाए, उसकी वैल्यू से ही उसके बारे में पता चल जाए, दैट क्वांटिटीज आर नॉन एज द स्केलर क्वांटिटीज। जैसे आपसे कभी लेंथ पूछा जाता है, यार व्हाट इज योर हाइट, तो आप क्या बोलते हैं? माई हाइट इज 5.11 फीट, ठीक है। तो कभी भी मैंने ये नहीं बताया कि माई हाइट इज 5.11 फीट इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो फिर साउथ में कितना है, ईस्ट में कितना है? 9। सिर्फ 5.11 फीट बोलने से ही मेरा दोस्त समझ जा रहा है कि मेरा हाइट इतना है। क्लियर पॉइंट हो रहा है? जैसे नेक्स्ट है टाइम। अब आप खुद से सोचो, जब भी आपसे कोई राहगीर मतलब कोई रास्ते में चलता हुआ आदमी आपसे पूछता है, बच्चा कितना टाइम हो गया है, दैट टाइम आप क्या बताते हैं कि 9:30 ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। कभी आप ऐसे बताते हैं क्या? नो। आप हमेशा क्या बताते हैं? 9:30 हो गया। आप ये भी नहीं बोलते AM और PM। क्यों? क्योंकि अगर सुबह होगा तो अपने आप समझ जाएगा, शाम होगा तो अपने आप समझ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सिर्फ आपने एक चीज बोला है, एक वैल्यू बोला है, उसी से ही सामने वाला समझ जा रहा है। तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जब हम अपने नोट्स बनाएंगे तो इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट्स लिखेंगे। स्केलर क्वांटिटी कभी भी क्या नहीं हो सकता बच्चों? जीरो नहीं हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। स्केलर क्वांटिटी कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे डिस्टेंस, खुद से सोचो, आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में। जैसे अगर हम लोग सपोज हम लोग अभी एट दिस टाइम कहां पे हैं? द पॉलिटेक्निक क्लासेस में, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक क्लासेस में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग वापस कहां जा रहे हैं? सपोज हम लोग कॉलेज आते हैं और फिर वापस कॉलेज से कहां पे आते हैं? हम लोग पॉलिटेक्निक क्लास में आते हैं। तो बताइए, अगर आपसे पूछा जाए और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये x डिस्टेंस है। x डिस्टेंस हो सकता है कुछ भी, चलिए x को छोड़िए, आप मान लीजिए इनका डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर है।
अब बताओ 1 किलोमीटर डिस्टेंस है किसके बीच में, द पॉलिटेक्निक क्लास और कॉलेज के बीच में। अब आपसे बोला गया है कि आप कॉलेज आइए, कॉलेज से वापस यहाँ पे आइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप 1 मिनट में बता देंगे सर 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर आए। तो डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, 2 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्यों 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है। जब आप इधर जा रहे थे तो पॉजिटिव था, जब आप इधर आ रहे थे तो नेगेटिव था। तो इसलिए 1 किलोमीटर हम पॉजिटिव में गए और 1 किलोमीटर हम नेगेटिव में गए, तो प्लस माइनस क्या हो गया, 0। तो इसलिए डिस्टेंस के लिए कभी भी जो स्केलर क्वांटिटीज है उसके लिए डायरेक्शन की बच्चों क्या नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत जिसकी पड़ती है उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। जैसे नेक्स्ट वन इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, देखिए ध्यान से, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, अच्छे से पढ़ाया जाएगा बच्चों, एक एक पॉइंट लिखाया जाएगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज, 1 मिनट कलर लेना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ठीक है ना, आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude, ठीक है ना, magnitude as well as, ठीक है ना, as well as direction। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस टाइप के क्वांटिटी को आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। व्हाट आर द एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स एग्जांपल्स दे सकता है, बताओ कोई भी स्टूडेंट्स एग्जांपल दे सकता है कि सर एक एग्जांपल हमारे पास ये है। तो पहला एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। थर्ड अगर हम लोग देखना चाहते हैं स्टूडेंट, थर्ड वन इज व्हाट, फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एक सेकेंड स्टूडेंट, जस्ट वेट, यस। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये हो गया हमारे पास मूवमेंट्स। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, ध्यान देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट। अब आप कहेंगे सर कि ये सब हमको याद रखना है, यस बेटा सब कुछ याद रखना है, सब कुछ याद रखना है। आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इन फ्यूचर आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको बीसीसीएल का एग्जाम देना है, जब भी आपको डीआरडीओ का एग्जाम देना है, कहीं पे भी अगर गलती से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछा जाए तो आपको उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़े, आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मुझे प्लीज रिमेंबर, इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अभी जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका फिजिक्स आएगा, फिजिक्स 1, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है ना। जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स है वो भी हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इस तरीके से गाइड किया जा रहा है, इन फ्यूचर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इतना आप श्योर रखिए। अगर हम आपको कुछ बोल रहे हैं तो उसका कुछ मतलब है, इतना आप याद रखिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गए जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मूवमेंट्स, ठीक है, मोमेंटम, मूवमेंट, प्रेशर ग्रेडियंट्स और ए नंबर ऑफ वेराइटीज, नंबर ऑफ वेरियस क्वांटिटीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज देखिए ध्यान से, अगर आपने फोर्स लगाना है, ध्यान देखिएगा, जैसे अगर आपसे बोला जाए सिर्फ कोई भी हमारे पास, दिस इज द बॉडी, कोई भी ये बॉडी है इस तरीके का, आपसे बोला जा रहा है कि इसमें 5 न्यूटन फोर्स लगाना है, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर 5 न्यूटन फोर्स लगाना है, पर किस डायरेक्शन में लगाना है, कि सर हमको किस डायरेक्शन में लगाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है या हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना है, उसको पुश करना है या उसको पुल करना है। जैसे ये किसका काम कर रहा है, पुश का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है बच्चों, पुल का काम कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब क्या है, इन सभी के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जिसके पास डायरेक्शन होती है, जिसके पास क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन होती है,
उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट क्या वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक फ्रेम होता है, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसबीटी में पूछा जाता है, जैसे 4 क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी कि विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको अब पता होना चाहिए। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स जब हम लोग पढ़ाएंगे तो प्रॉपर वे में अप्रोक्सीमेट 10 to 20 लिखाएंगे कि अगर उनमें से कभी भी इन फ्यूचर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये वाला स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग चीजों को बढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, अभी इसको पढ़ा नहीं रहे, इसको सिर्फ बता रहे हैं, पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट क्लास है, आज सिर्फ डिस्कशन है। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास बच्चों क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। अब आप खुद से सोचो, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। अब आपके माइंड में आएगा सर व्हाई नीड ऑफ द मेजरमेंट्स एंड व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होता है तो उसके पास दो तरीके, जैसे 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स है। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट्स। अब आप कोई भी कमेंट करके बता सकता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट कौन से होते हैं, जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूं जस्ट स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट इज द ड्राइव्ड यूनिट। इसमें फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, सिंपल सी बात है। फंडामेंटल यूनिट्स आर दो यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंड ऑन ईच अदर। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे हम आपको एग्जांपल्स बताते हैं, एग्जांपल्स में देखिए जैसे मास। मास कैसा है बच्चों, इसका जो यूनिट है वो क्या है, केजी। अब बताइए क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या, नो। जैसे कि लेंथ, जैसे अगर हम लोग लेंथ देखते हैं तो ये क्या है, एक फंडामेंटल है, इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर होता है। जैसे कि टाइम, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, टाइम, टाइम मतलब क्या होता है, सेकंड्स। तो हमारे पास जो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कोई बता सकता है हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाउ मेनी टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज, कोई भी स्टूडेंट्स अगर बता सके तो आप सभी को याद रखना है स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कितना होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। बट इन केस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग 3 को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पास है ज्यादातर चीजें हम लोग 3 से ही क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7। तो उसमें हमारे पास है जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, करंट हो गया, ठीक है ना, करंट हो गया, मोल हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 7 क्वांटिटीज आती हैं। तो अभी जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है। अब नेक्स्ट जैसे ड्राइव, देखिए ध्यान से, जैसे ड्राइव यूनिट की बात करते हैं, ड्राइव यूनिट। अब ड्राइव यूनिट क्या होती है, ड्राइव यूनिट आर दोज यूनिट्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखाई जाएगी स्टूडेंट्स। ड्राइव यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच डिपेंड्स टू ईच अदर, जहां पे वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स स्पीड। अब बताओ स्पीड इज ये कैसे आएगा, स्पीड हमारे पास ड्राइव्ड में आएगा। अब कहेंगे आप हाउ, देखिए बेटा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यस और नो, डिस्टेंस बाय टाइम। अब बताओ जो हमारे पास स्पीड है वो 2 पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। बट टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, समझ रहे ना। मास इज इंडिपेंडेंट, किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे आप मास का वैल्यू पता करेंगे डायरेक्ट केजी में पता करेंगे, लेंथ है तो आप मीटर में पता करेंगे, टाइम है तो आप सेकंड में पता करेंगे। इस टाइप का जहां पे दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है, दैट क्वांटिटीज आर नॉन एज द, क्या कहेंगे उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7, सभी को लिखाया जाएगा प्रॉपर वे में, ध्यान देना। अब देखिए ये हमारे पास जो स्पीड था, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस को किस में लेते हैं बच्चों, मीटर में, और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में। दिस इज द यूनिट हो गया। तो ये हमारे पास होता है यूनिट स्पीड। तो इस तरीके का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, नेक्स्ट वन इज व्हाट। अब हम लोग अपने साथ साथ सिलेबस में चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है जैसे कि ऐसा यूनिट। अब आपके माइंड में आएगा कि सर यूनिट तो था, तो फिर ऐसा यूनिट क्यों लिया, है ना। यूनिट जैसे हम लोग देखेंगे यूनिट सिस्टम जो हमारे पास होता है, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, देखते हैं हम लोग जैसे यूनिट सिस्टम, ठीक है। यूनिट सिस्टम कितने तरीके का सिस्टम होता है, जल्दी से बताओ, फास्ट। देखते हैं कौन कौन बताएगा स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास पहला होता है एमकेएस सिस्टम होता है, जैसा नो। दूसरा हमारे पास होता है बच्चों सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है।
थर्ड हमारे पास क्या होता है बच्चों, एफपीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, यस और नो, एफपीएस सिस्टम है। और फोर्थ में हम लोग जनरली किसी को पढ़ते हैं, एसआई यूनिट को पढ़ते हैं, ध्यान देखो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा जैसे एमकेएस का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, मतलब लेंथ को हम लोग मीटर में लेंगे, मास को केजी में लेंगे और टाइम जो है उसको सेकंड में लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। दूसरा है सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है जो लेंथ है उसको हम लोग सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास एफपीएस, मतलब जो लेंथ है उसको फुट में लेंगे और मास को पाउंड में लेंगे, और ये हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है। जैसे इसको हम लोग लिख देते हैं जैसे फुट पाउंड सेकंड, ये हमारे पास क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड होता है। ये क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, और हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स होता है मीटर, केजी, और क्या होता है, सेकंड। ये यूनिट्स किसके हैं, ये यूनिट्स किसके हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ये होता है हमारे पास लेंथ का, ठीक है ना, ये हमारे पास किसका है, मास का, और ये हमारे पास किसका, टाइम का। मैंने अभी भी आपको बताया था, हम लोग जनरली इन तीन से ही सारा काम कर लेते हैं। एक्चुअल में टोटल जो हमारे पास है वो बच्चों 7 है, ठीक है, टोटल जो हमारे पास है वो 7 है, परंतु हम लोग जनरली इन्हीं तीन की हेल्प से काम कर लेते हैं, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो एग्जाम में आपके माइंड में चल रहा होगा एक क्वेश्चन कि सर व्हाई नीड टू एसआई। अब आप खुद से सोचो, मान लेते हैं कि जो इंडिया है वो एमकेएस पे वर्क कर रहा है, इंडिया जो है हमारे पास, जैसे हमारे देश में जितने साइंटिस्ट हैं जो भी सब एमके सिस्टम पे वर्क करते हैं। सपोज अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि यूके की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, वो एफपीएस सिस्टम पे सारा वर्क कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि कोई अनदर कंट्री ले लेते हैं, जैसे यूएसए ही ले लीजिए, सपोज एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि वो यूएसए सीजीएस सिस्टम पे काम कर रहा है। अब आप एक जगह पे तीनों साइंटिस्ट मिल जाते हैं और तीनों साइंटिस्ट अपने किसी पे भी वर्क करते हैं, तो बताइए तीनों को प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। यार मैं मीटर में लूंगा नहीं, मैं सेंटीमीटर में नहीं, मैं तो फुट में लूंगा। अब आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करने में तो दिक्कत आ रहा है। तो दैट टाइम एक जो सियाना आदमी था, मतलब जो समझदार था सबसे, उसने बोला कि यार एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे हम तीनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दैट टाइम जो एसआई सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई अब पूरे इंडिया में या पूरे देश में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। उस सिस्टम को हमने क्या बोला था स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम बोला था। क्लियर पॉइंट हुआ? क्योंकि देखिए अब आप खुद से सोचो, अगर जैसे 3 लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग बैठे हुए हैं, तो बताइए एक दूसरे को कभी भी कन्वे कर पाएगा वो प्रॉपर वे में अपनी बात को? नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या किया गया, भाई एक लैंग्वेज उठा लो, उसी में हम लोग बात करेंगे। जैसे जनरली इंग्लिश में क्या, अगर साउथ इंडिया में जाइए, नॉर्थ इंडिया में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, आप इंग्लिश में हर किसी से बात कर सकते हैं, बट आप लोकल लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकते ना। जैसे अगर कोई बंदा बिहार का है और बिहार में भी किधर का है, गया क्षेत्र का है, तो गया क्षेत्र का जो आदमी है, और जिधर से हम लोग आते हैं, जैसे मैं मथुरा से आता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो वहां का जो आदमी है वो यहाँ की कंप्लीटली लैंग्वेज को तो नहीं समझ सकता ना। बट अगर यहाँ का आदमी इंग्लिश बोलेगा और वहां का आदमी पूरा इंग्लिश में क्या कर लेगा, समझ लेगा। तो इसलिए इंग्लिश कैसा हो गया, एक सर्वव्यापी लैंग्वेज हो गया जो सबके लिए क्या कर रहा है, एक जैसा माध्यम का वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो एसआई सिस्टम है वो भी सभी यूनिट पे क्या कर रहा है, राज कर रहा है। जैसे कि रुपया की जब भी बात होगी तो डॉलर में आ जाएगा, तो हर कंट्री अपना डॉलर में क्या बताता है, इकोनॉमी बताता है कि हमारे इतने इकोनॉमी है, इतना डॉलर में है। हर कंपनी, हर नेशन अपना जीडीपी बताता है तो सब डॉलर में बताता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे फोर्स की बात होती है तो फोर्स कभी भी ये नहीं बताया जाता है केजी मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे फोर्स क्या है, एक यूनिट देखते हैं हम लोग, जैसे फोर्स, व्हाट इज द फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसके देखिए 3 यूनिट हो सकते हैं, ध्यान देखिएगा। जैसे पहले हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा पाउंड, ठीक है ना, पाउंड मल्टीप्लाई में क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास फुट डिवाइड में सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 3 हो गए। ये सिस्टम है एमकेएस में, ये हो गया एमकेएस में, ये हो गया बच्चों हमारे पास किसमें, सीजीएस में, और ये बच्चों हमारे पास किसमें हो गया, एफपीएस में। अब बताओ 3 साइंटिस्ट अलग अलग लेकर चल रहे हैं। अब इनसे बोला गया कि भैया आप ऐसा करिए, इन सबको बंद करो और आप अब एक सिस्टम पे वर्क करो, इसका यूनिट आएगा न्यूटन। अब न्यूटन क्या हो गया, सर्वव्यापी हो गया। अब सभी लोग न्यूटन में बोलते हैं। आप भी तो क्या बोलते हैं, फोर्स को कभी बोलते हैं आप कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में? नो। अब आप हमेशा किसमें बोलते हैं, उसको न्यूटन में बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स। क्लियर ना? अब पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अगर फोर्स की बात होगी तो वो ऑलवेज न्यूटन में होगी। तो आप समझ पा रहे हैं इजीली क्यों जरूरत पड़ी हमारे को एसआई यूनिट्स का। तो बच्चों इसीलिए हमको एसआई यूनिट्स का क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है। तो एक एक पॉइंट को हमने क्या करना है, समझना है, समझ रहे हैं ना, एक एक पॉइंट को हम लोगों ने समझ लेना अच्छे से। चलिए
मजा आएगा बहुत सारी चीजों का, धीरे धीरे हम लोग एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, कभी भी आपको बोरिंग फील नहीं होने देंगे। डोंट वरी अबाउट। हाँ, तो इस तरीके का सिस्टम होता है। क्यों किस चीज की जरूरत पड़ रही है, इसके तह में जाना पड़ेगा आपको, तभी आपको चीजें जल्दी से क्या रहेंगी, याद रहेंगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अपने सिलेबस में, आगे पहुंचते हैं। तो इस तरीके का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्स। अब व्हाट इज द फोर्स? फोर्स क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन होता है। इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे कैसे करते हैं, वेक्टर से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वो नोटेशंस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफेक्ट ऑफ द फोर्स। कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, अगर किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। तो यहाँ से एसबीटी में पक्का एक क्वेश्चन आता है, यहां से पक्का 100% एसबीटी में क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। इसका मतलब होता है कि अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर उसको हम लोग क्या कर देते, शिफ्ट कर देते सेम डायरेक्शन में, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी हमारे पास बॉडी था, सपोज दिस इज द बॉडी, पहले इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, और इस फोर्स को हमने क्या कर दिया, दिस इज द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स। तो हमने पहले यहां पे फोर्स लगा था और उस फोर्स को यहां पे डिस्प्लेस कर दिया है, तो इस बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स होता है। नेक्स्ट होता है फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जैसे फोर्स है, फोर्स प्लेन में लग रहा है तो कोप्लेनर फोर्स कहेंगे, अगर फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहा है तो कंकरेंट फोर्स कहेंगे, अगर वो क्या है पैरेलल है तो पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। तो इस तरीके का हमारे पास क्या होता है, सिस्टम होता है। फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, अगर फोर्स एक लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, जैसे ये फोर्स है हमारे पास, एक फोर्स ही हो गया, एक फोर्स ही हो गया, इस तरीके दीज आर द कोलिनियर फोर्सेस, जैसे F1 F2 और F3। अब आप कहेंगे सर वाई कोलिनियर, को मतलब होता है सेम, लीनियर एक ही लाइन के अलोंग अगर फोर्स लगते हैं, अगर फोर्स क्या करते हैं एक लाइन के अलोंग फोर्स लगते हैं, दीज फोर्सेज आर नोन एज द कोलिनियर फोर्सेज। और एक प्लेन के अलोंग फोर्स लगते हैं कोप्लेनर फोर्सेज। जैसे एक प्लेन हो गया लाइक दिस इज द प्लेन, दिस लाइक सपोज दिस इज द प्लेन, और इसमें प्लेन में इसी प्लेन में फोर्सेज लग रहे हैं, तो दीज फोर्सेज आर द कोप्लेनर फोर्सेज। ये हो गए कोलिनियर फोर्सेज, ये हो गए कोप्लेनर फोर्सेज। अगर किसी एक पॉइंट पे सारे फोर्स लग रहे हैं, जैसे एक फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, एक फोर्स इस तरीके से, दीज ऑल आर द फोर्सेज आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ऑल फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट। अगर किसी एक पॉइंट पे सारे फोर्सेज लगते हैं तो दीज फोर्सेज आर नोन एज द कंकरेंट फोर्सेज। अब जैसे इसी का ही क्या आता है, नन कंकरेंट, नन कोप्लेनर, नॉन कोलिनियर, तो उसका मतलब क्या होगा कि ऑल फोर्सेज आर नॉट एक्टिंग ए सेम लाइन, ऑल फोर्सेज आर नॉट एक्ट एट ए सेम प्लेन, और नॉट फोर्सेज ऑल फोर्सेज आर नॉट एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट। तो उसको हम लोग नॉन लगा देते हैं, जैसे दिस इज द कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, कोप्लेनर, कोप्लेनर। अगर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर ये एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे हैं, सपोज एक्स वाई प्लेन में एक्ट ना करके कोई दूसरा फोर्स दूसरे प्लेन में एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स दूसरे प्लेन में एक्ट कर रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर फोर्स कहेंगे। इस तरीके से हमने समझना है। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स रेजुलेशन ऑफ द फोर्सेस। अब जैसे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स, जैसे ध्यान देखिए कोई फोर्स है हमारे पास इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का कोई फोर्स है, दिस इज द एफ फोर्स, और ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल लगाता है। तो इसके स्टूडेंट्स दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, कौन सा, एक होता है एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा इसका, जैसे सपोज ऐसे देखिए, इसका अगर सपोज इस फोर्स पे हम लोग इस तरीके से लाइट अप्लाई करते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन बनता है। देखिए ध्यान से कैसे प्रोजेक्शन बनता है इसका स्टूडेंट्स, इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। जब आप इस फोर्स पे इस तरीके से लाइट लगाइए, इस पे लाइट डालिए, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनता है, कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन बनेगा। तो ये जो है दीज आर द कंपोनेंट्स, ध्यान देना, इनको ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कब कहेंगे, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स के बिटवीन बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, तब हम लोग इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कहते हैं। अगर बनने वाला एंगल बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स इफ 90 डिग्री, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल है, तो दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज द ऑर्थोगोनल, या एक्चुअल में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वेरिएंस थ्योरम आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। तो पहला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास, बाकी चैप्टर इतना नहीं है, ठीक है। तो जैसे रिजल्टेंट हो गया, इंटीग्रल डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द, देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे, कंकरेंट फोर्स, नॉन कंकरेंट फोर्स, पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगन फोर्सेस। तो ये हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, लॉस होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे आराम से। जैसे आपको ध्यान दीजिए, कोई एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है,
अब बताओ इन दोनों का, अब हमको क्या बनाना है, ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाना कैसे बताएंगे बताओ। ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए मिनिमम कितनी साइड्स की जरूरत पड़ती है बताओ। कि सर ट्रायंगल के लिए हमको एटलीस्ट 3 साइड्स की जरूरत पड़ती है। कितने साइड्स की जरूरत पड़ती है, 3 साइड्स की जरूरत पड़ती है, तभी तो आप ट्रायंगल कहेंगे ना। तो देखिए एक, दिस इज द एफ वेक्टर, दिस इज द F2 वेक्टर, और बच्चों ये हमारे पास है थर्ड वेक्टर। ध्यान देखिए, दिस इज द थर्ड वेक्टर, या हम लोग कह सकते हैं दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है, इट शोज, प्लीज रिमेंबर, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज शोज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मतलब ये दो वेक्टर है, वेक्टर F1 F2, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो इनका रिजल्ट आएगा वो स्टेंस ये वाला आएगा, एंड दिस इज व्हाट F3। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, जैसे हमने बोल दिया F3, तो बच्चों क्या कहेंगे हम लोग इस तरीके से कहते हैं F3, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से F1, और प्लस हमारे पास क्या होता है, F2 होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम। अब आप सभी को पता है पैरेललोग्राम कैसे होता है। जैसे एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स हमारे पास स्ट्रेस ये, दिस इज द F1, दिस इज द F2। अब इसको आप क्या करिए, पैरेललोग्राम में बना दीजिए इस तरीके से। आप बना सकते हैं ना इसको इस तरीके से, पैरेललोग्राम बिल्कुल बना सकते हैं इसको पैरेललोग्राम। अब इसका जो डायगोनल है, दिस डायगोनल, जो ये डायगोनल आता है इसका डायगोनल, वो डायगोनल जो दो वेक्टर के टेल से पास करता है बच्चों। जैसे कोई भी वेक्टर होता है तो उसमें दो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, टेल। दिस इज द टेल एंड दिस इज द हेड। जब कोई भी वेक्टर, जब दो वेक्टर के टेल से अगर डायगोनल पास कर रहा है, तो ये क्या करता है, रिजल्टेंट को बताता है। सपोज दिस इज द R, तो रिजल्टेंट जो हम लोग कहेंगे यहाँ पे R इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, F2 वेक्टर आएगा। कि दोनों में डिफरेंस बहुत है, अलग अलग दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है, दोनों में क्या है बच्चों, अलग अलग डिफरेंस है, ध्यान देखना। इसमें हम लोग समझाएंगे आपको अच्छे से। पैरेललोग्राम लॉ यूज कब किया जाता है, पैरेललोग्राम लॉ यूज स्टूडेंट्स तब किया जाता है जब दो वेक्टर्स क्या करते हैं, टेल किसी, मतलब दोनों वेक्टर का क्या करते हैं, टेल्स, दोनों वेक्टर के टेल्स एक पॉइंट से क्या करते हैं, पास करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं था। देखिए इसमें जैसे ये वेक्टर फर्स्ट का टेल यहां पर है और वेक्टर 2 का टेल यहां पर है, तो इसको हम लोग हेड टेल बोलते हैं, टेल हेड सीरीज बोलते हैं। परंतु यहाँ पे दोनों वेक्टर एक से पास करते हैं, एक ही पॉइंट से पास करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीगन। अब पॉलीगन का मतलब सिंपल सिस्टम ऐसे देखिए, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तीसरा वेक्टर ये हो गया, इस तरीके से चौथा वेक्टर ये है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, जहां पे मोर देन 2 साइड्स होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन रूल बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा कोर्स वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोगों के पास स्ट्रेस इक्विलिब्रियम टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस फ्री बॉडी की बात करेंगे। व्हाट इज द फ्री बॉडी, इक्विलिब्रियम एंड इक्विवेलेंट क्या रहता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि जैसे कोई भी बॉडी है, उस पर जो भी फोर्सेस क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उन सभी फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे कि इस फोर्स का क्या डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है, कोई एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, कोई वाई डायरेक्शन में लग रहा है, कोई डाउनवर्ड है, कोई हॉरिजेंटल है, किस तरीके से वहां पे एक्ट करता है। उन सभी फोर्सेस को, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस को क्या करना होता है, शो करना होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी। और जो डायग्राम शो किया जाता है उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम का हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सिंपल सा रहता है, अगर 2 फोर्स दे दिया किसी भी पॉइंट पर, अगर 3 फोर्स लगते हैं इस तरीके से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्सेस का वैल्यू क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ द लेमिस थ्योरम। स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ द वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, मतलब यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स ऑफ द बीम, सपोर्ट, है ना। अब जैसे बीम क्या होता है, आपने देखा जब भी कोई घर बनते हुए रहता है तो घर में क्या होता है, कुछ कॉलम मेंबर्स रहते हैं। जैसे एक होता है कॉलम स्टूडेंट्स, कॉलम कैसा है, एक वर्टिकल मेंबर होता है। आपने देखा होगा घरों में, ये कैसा है, वर्टिकल मेंबर है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है बीम कैसा है बच्चों, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। बीम इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर। तो हमको यहाँ पे बीम की बात करना। आपने घरों में देखा ना बीम जो रहता है, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम में जैसे हमारे पास दे रखा है यहाँ पे कौन कौन सा है, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है,
और विद और विदाउट ओवरहैंगिंग बीम, तीन तरीके का बीम हम लोग जनरली स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है, आपने देखा होगा छज्जा, देखा ना छज्जा सभी के घर में बाहर की तरफ निकला रहता है, तो एक तरफ से तो क्या रहता है फिक्स रहता है और दूसरी तरफ से बाहर की तरफ निकला रहता है, तो वहां पे जो बीम यूज किया जाता है दैट बीम इज नोन एज द कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे आप ब्रिज में देखते हैं, कभी कभी ब्रिज देखे होंगे, तो ब्रिज में क्या होते हैं, दो सपोर्ट्स लगे रहते हैं, जैसे दो पियर है या कॉलम, जिसको जनरली आप कॉलम समझ रहे होंगे, पियर्स रहते हैं, उसको पियर बोलते हैं, दो पियर के बीच में इस तरीके से हमने रखा हुआ है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, इस तरीके का। एक होता है ओवरहैंगिंग विद और विदाउट, जैसे देखिए मतलब बीम है, दो सपोर्ट लगा करके थोड़ा इधर से निकाल दिया, थोड़ा इधर से निकाल दिया है, तो उस टाइप के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहैंगिंग बीम, लाइक दिस, इस तरीके का जो है, दिस इज द ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, ये हो गया बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम, ये हो गया हमारे पास स्ट्रेंथ कैंटिलीवर बीम, एंड दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, दो सपोर्ट्स हमने लगा दी इस तरीके। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है कि जो सपोर्ट्स लगाए हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे दिस इज द फिक्स सपोर्ट, दिस इज द सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या स्टूडेंट्स सपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड की बात की जाएगी। अब लोड कौन कौन सा बताओ, जो लोड है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड आता है हमारे पास। जैसे लोड की अगर हम लोग बात करते हैं, पहला लोड हमारे पास कौन सा स्टूडेंट, जैसे कि पॉइंट लोड, पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लोड लगता है, इस लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट्स यूडीएल, यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कैसा बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ध्यान देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है इस तरीके का रहता है, इस तरीके का जब लोड आएगा तो उस लोड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट है बच्चों यूबीएल, यूबीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉर्मली वेयरिंग, VARYING, वेयरिंग लोड, मतलब यहाँ पे जो लोड है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इस टाइप का जो लोड होगा स्ट्रेंथ वो कुछ इस तरीके का होगा। देखिए ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, हर जगह पे एक जैसा नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूबीएल। ये कैसा था, यूडीएल, यूनिफॉर्मली, मतलब सभी पे एक समान लोड क्या कर रहा है, अप्लाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे यूडीएल। ये वेरी कर रहा है, देखिए यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए यूबीएल लोड है। और किसी अगर एक पॉइंट पे लोड लगता है, दिस इज नॉन एज द पॉइंट लोड, या फिर क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं। तो इस टॉपिक में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है माय डियर, इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट, और उससे रिलेटेड हमको क्या करना है, रिएक्शन फोर्सेस क्या करने बच्चों, फाइंड करने। तो ये सेकंड चैप्टर में यही मेन है हमारे पास, ठीक है, सेकंड चैप्टर में यही मेन टॉपिक है हमारे पास कि वर्टिकल लोड लगा करके आपने क्या बताना है, सिंपल सा रिएक्शन फोर्सेस बताना है, ठीक है, बीम रिएक्शन फोर्स बताना है। देखिए जब भी कभी भी आप एक्शन लेंगे, एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। जब आप किसी भी बीम पे लोड लगा रहे हैं तो नीचे से क्या होंगे, रिएक्शन फोर्सेस जनरेट होंगे, उन्हीं रिएक्शन फोर्सेस का हमको क्या करना है, वैल्यूज बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फ्रिक्शन आपको पता ही है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस इन फ्रिक्शन। इन इंजीनियरिंग में हमको बता देना है कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है, डायनामिक फ्रिक्शन है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, रिलेशन बिटवीन, बिल्कुल सिंपल से टर्म्स है हमारे पास। इक्विलिब्रियम बॉडी लेवल सरफेस सब्जेक्ट टू फोर्स पैरेलल एंड इंक्लाइंड प्लेन, जैसे कोई भी हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन लाइक दिस, इस तरीके का हमारे पास कोई भी है, ठीक है, यहाँ पे हमने थीटा एंगल बना रखा है। अब बताइए अब इस पे क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, तो आपने देखना है ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। तो उस केस में बताना, ये तो हो गया इंक्लाइंड प्लेन पे, और नॉर्मल प्लेन पे क्या होगा, इस तरीके से आप इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हमारे पास लगता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑन इंक्लाइंड बॉडी प्लेन सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल ऑन द प्लेन ओनली, जैसे एक द प्लेन इस तरीके से फोर्स लगा हुआ है, एक्चुअल में जो फोर्स है बच्चों वो इस तरीके से लगा होता है। अब आप इसी को इंक्लाइन कर देंगे तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो हमको इन सारी चीजों को यहाँ पे देखना है, इस तरीके का जो भी हमारे पास कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो कोई भी जैसे आपने ध्यान देना, जब भी हम लोग बात करेंगे सेंट्रॉइड का तो ये बात करते हैं हम लोग 2D फिगर्स के लिए, किसके लिए बात करते हैं बच्चों, 2D फिगर्स के लिए। 2D फिगर कैसा है, जिसको हम लोग एक पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कौन कौन सा हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, etc। और जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द कंपोजिट फिगर्स, मतलब जहां पे 2 या 2 से 3 लेकर हैं, जैसे एक हो गया हमारे पास सर्कल, सॉरी एक हो गया स्क्वायर, इसी में हमने क्या बना दिया, जैसे एक ट्रायंगल बना दिया इस तरीके का, तो सपोज कोई इस तरीके का शेप है,
ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कोई अनदर शेप इस तरह के बना दिया। तो 2-3 शेप मिलकर के हमको उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फिगर्स बोलते हैं। नॉट मोर देन 3, आपको कम से कम 3 का बनाना है, 3 से ज्यादा का नहीं बताना है। और नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग हमेशा किसके लिए पता करते हैं, 3D के लिए पता करते हैं। तो आपने ध्यान देना स्टूडेंट, CG 3D के लिए पता करेंगे। 3D पिक्चर्स कौन सा होगा बताओ, जैसे क्यूब हो गया, क्यूब 3D में आता है, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब किसमें आते हैं, 3D में आते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट नॉट मोर देन 2 सिंपल सॉलिड्स, मतलब यहाँ पे 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, वहां पे 3 से ज्यादा नहीं चाहिए। उन प्रॉब्लम्स को हमने क्या करना बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है। और लास्ट जो स्टेंस ये हमारे पास है, मशीन लिफ्टिंग, ठीक है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन जो होता है, तो इसमें लोड, इफेक्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, एप्लीकेशन, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी, ये सारे पॉइंट्स को जितना भी हमारे उधर का स्टेंस, जैसे रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल मशीन क्या है, कंडीशंस, रिवर्सिबल, वेलोसिटी रेशियो, सिंपल एक्शन, जितना भी है हमने इन सारे टॉपिक को क्या करना है, स्टडी करना है। आई थिंक आपको स्टूडेंट्स एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि हमने पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, इन सभी चीज के बारे में आपको एक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अगर आपने इस वीडियो को देखा है। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉपरली आपको स्टार्ट करेंगे, टू द पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आराम से आप नोट्स बनाइएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको तो नोट्स नहीं बनाना, आप हमको पीडीएफ आप प्रोवाइड कर दीजिए, तो पीडीएफ भी आपको वो तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर ही दी जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है ना। देखिए अब आपको इंपॉर्टेंस बता करके सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। अगर आप अभी भी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे सब्जेक्ट का, तो आप जस्ट पास होना चाहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग तो पास कराने के लिए और अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए ही पढ़ा रहे हैं। ये आपने अपने आप से क्या करना है, डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ मार्क्स चाहिए या मार्क्स के साथ में और भी कुछ चाहिए, तो ये आपका डिसीजन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी है तो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई चीज का लगता है कि नहीं ये चीज और होना चाहिए था, तो प्लीज कमेंट, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा कोई भी पॉइंट, तो उसको कमेंट में आकर के भी शेयर कर देना कि सर हमको ये चीज थोड़ा सा और होना चाहिए। डेफिनेटली इन नेक्स्ट लेक्चर वो आपको देखने को 100% मिलेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।